हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब तक हमने क्लास 6 और क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने चैप्टर वाइज सब लेसन की समरीज पढ़ी है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उनकी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। इस क्लास 8 में भी हम लेसन वाइज समरी देखने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने जो 6 और 7 की समरी अगर नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन फर्स्ट, जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जो कि हमारे यूनिट 1 में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत पड़ी संविधान की। अब सभी आजकल हम देखने को मिला कि सभी कंट्रीज़ में नेसेसरी हो गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ होती है देखने के कि उनमें डेमोक्रेसी होता है, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन होना ये इस बात को श्योर नहीं करता है कि वह कंट्री डेमोक्रेटिक है। मतलब अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी हो, लेकिन अगर वो डेमोक्रेसी कंट्री है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या करता है, कुछ बेसिक आइडिया लेकर आता है, कुछ बेसिक आइडिया, कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है जिसको सभी कंट्री के जो लोग हैं उनको मानना पड़ता है। और ये एग्रीमेंट होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो सभी पीपल को, कंट्री को अपहोल्ड करके चलता है, सभी कंट्री के पीपल को एक साथ बांधे रखता है। उन्हें ये बात, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं कंट्री के पीपल को उनके अनुसार जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। इसका एक अच्छा डेमोक्रेसी को जो लड़ाई है, इसमें एक अच्छा उदाहरण हमें अभी नेपाल में देखने को मिलता है। नेपाल में क्या सबसे पहले 1990 में जो थी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी, लोगों के बहुत सारे आंदोलन स्ट्रगल के बाद। लेकिन 2002 में फिर से जो राजा था उसने अपनी जो पावर है वो फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए अपना जोर लगाया, और 2005 में उन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और जो एक सत्तावाद मोनार्की जो था वो एस्टेब्लिश करना चाहा। लेकिन 2005 में वहाँ के लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया और लास्ट में 2006 में राजा को वो सब जो अपने पावर थे वो देने पड़े और डेमोक्रेसी को लाना पड़ा। वहाँ पर मोनार्की जो सिस्टम था उसकी जगह डेमोक्रेसी को लाना पड़ा। तो इसी प्रकार बताया गया है कि कैसे कई देशों ने स्ट्रगल करके डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया है। और ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी बताता है। जैसे नेपाल है वो एक सत्तावाद है, मोनार्की है, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी में आता है। तो ये पॉलिटिकल, किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है किसी कंट्री में, उसे भी बताता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो हमारे अधिकारों का मिसयूज़ नहीं कर सके। अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे राइट लिखे हुए हैं, जैसे राइट फॉर इक्वलिटी, हमने काफ़ी पढ़ा है इक्वलिटी के लिए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर कोई भी, अगर पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई भी दूसरे व्यक्ति से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बेस माना हुआ है यहाँ पर। तो इसी प्रकार ये हमारे अधिकारों को, हमारे जो प्रोवाइड करा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अधिकारों को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है जिससे कि उसका मिसयूज़ नहीं हो सके। और ये भी इंश्योर कराता है कि डोमिनेंट ग्रुप जो है, जो एक अच्छे रिच और पावरफुल जो ग्रुप है, वो पुअर और गरीब लोगों पर अपना कब्जा या अपना अधिकार नहीं बनाए रखे। मतलब इक्वालिटी की बात यहाँ पर बताई गई है। और जो भी उत्पीड़न है अमीरों द्वारा गरीबों पर, उनको भी माइनॉरिटी जो होती है, जिनमें माइनॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि SC ST वाले हो गए, तो ये माइनॉरिटी पर जो उत्पीड़न होती है उनको भी प्रिवेंट करने का काम आता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का नीड होती है, वो होता है सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। मतलब कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। जैसे हमने माना कि चलो हमें अभी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है हमारे कंट्री के लिए, हमें एक सत्तावाद चाहिए, मतलब कि हमें राजा बनाना है, राजा राज करेगा। लेकिन हम आगे की नहीं सोच पाते हैं। कई बार एक डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए काफ़ी गलत हो जाता है। अगर एक सत्तावाद आ जाता है तो उतने हमारे पास राइट्स नहीं होते हैं कि हम उनसे पूछ सके कि क्या आपने किस बेस पर हमें गलती के लिए सज़ा दी है, या फिर आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो बात होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सही लगे कि हाँ ये सही है, लेकिन आगे के फ्यूचर में वो हमारे लिए गलत हो सकती है। तो इसके लिए हमें ये भी प्रिवेंट कराता है कॉन्स्टिट्यूशन की हम हमारे ही लिए गए फैसले से कहीं कुछ गलत ना कर लें। तो ये इसी प्रकार होता है जैसे हम अपने इलेक्शन में, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम इलेक्शन में अपने लीडर को चूज़ करते हैं। अगर मान लिया हमारा लीडर सही नहीं है, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और अगले इलेक्शन में उसे वोट ना देकर उसे हरा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो किया हुआ गलती है उसको
उसको फिर से सुधार सकते हैं। लेकिन अगर मोनार्की एक बार हमने लगा दी तो उसमें हम अपने सॉरी किए हुए जो भी गलती है उसको सुधार नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो था, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद काफ़ी मांग थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रावधान बनाया जाए जिसके उसी के थ्रू मतलब एक किसी एक बेस मानकर लोगों को उस पर रूल किया जाए। मतलब एक बेस तो चाहिए किससे लोग अपना रूल कैसे करेंगे, लोगों को एक बेस चाहिए कि उसके आधार पर वो अपने अधिकारों, अपने जो भी काम है उसको कर सके, या फिर देश में उसी रूल को या लॉ को बन के सभी लोगों को आगे बढ़ सके। तो कुछ 300 कुछ लोगों का ग्रुप था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इलेक्ट हुई थी, उसमें कुछ 300 लोग थे, जिसमें 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो इलेक्ट हुई थी, और 1946 से लेकर 1949 तक बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दिन रात कई लोगों की मेहनत, लगभग 300 लोगों की दिन रात मेहनत, उनकी काफ़ी सोच, हर एक वर्ग के लिए काफ़ी बहस, हर एक टॉपिक पर बहस होती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो हर एक बात पर बहस, तब जाके इतना जो हमारा भारत का संविधान बना। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, जब ये 2-3 साल का जब टाइम लगा था, उस समय हमारे देश में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति थी। मतलब अब लोगों के पास कोई ऐसा पर्टिकुलर एक बेसिक तो था नहीं कि जिस हिसाब से लोगों को पता चले कि हाँ हमारे पास ये राइट है। कुछ जो राज्य थे वो अभी भी प्रिंसली थे, मतलब कि वहाँ पर राजा राज कर रहे थे जब आज़ाद हुआ था तब भी। कुछ जो थे वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे कि हाँ हमें भारत में नहीं, हमें स्वतंत्र हमारा राष्ट्र चाहिए। काफ़ी उथल पुथल चल रही थी उस समय। और जो भी चुने हुए जो प्रेसिडेंट थे वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस बेस पर कहाँ के लोगों को क्या राइट दें और क्या नहीं। तो फिर उस समय काफ़ी उथल पुथल देश में चल रही थी। फिर लास्ट में जो डॉक्यूमेंट आया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उन्होंने इरेडिकेट किया कि पॉवर्टी और सोशल इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए। मतलब जो भी गरीब हैं, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासें हैं, उनके लिए काफ़ी उन्होंने लॉज बनाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ नियम और काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने दी थी। और सबसे काफ़ी क्रूशियल रोल ये हो जाता है कि डेमोक्रेसी में हमारे ये लिखा हुआ है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं इलेक्शन के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है हमारे संविधान के बारे में। अब संविधान के कुछ की फीचर्स है, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद क्या होता है? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल लेवल, नेशनल, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट, ये 3 गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन सबसे लास्ट में जो माना जाएगा किसी का ऑर्डर वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसी का जो ऑर्डर होगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। लेकिन 3 जो टायर की गवर्नमेंट होती है हमारे, अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो भी उनके जो राइट्स होते हैं उनमें वो नियम बनाती है और देखभाल करती है कि लोगों के लिए वहाँ काम अच्छा हो रहा है या नहीं। अब जो स्टेट है ये एजेंट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। मतलब कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ये पहले से ही, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र किया है, और इनमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही ये बनी हुई एक गवर्नमेंट की शाखा है, कह सकते हैं हम। और ये जो अलग अलग लेवल की जो हमारी गवर्नमेंट है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये कुछ लॉ एंड पॉलिसीज़ बनाती है जो कि उस दायरे में आने वाले लोगों के लिए होती है। जैसे लोकल लेवल की गवर्नमेंट है तो लोकल में जो भी हमने बात की थी पहले, हम पढ़ चुके हैं कि लोकल एरिया में कहीं लाइब्रेरी बनानी है, कहीं सड़क बनवानी है, कुएं खुदवाने, तो वो काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट के हिसाब से वो जो भी फैसले लेने होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा। नेशनल लेवल, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले या नियम बनाने होंगे वो नेशनल गवर्नमेंट का काम होगा। तो यही कुछ अलग अलग दायरे होते हैं। सेकंड की एलिमेंट है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे भारत में। मतलब कि सभी जो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है। मतलब कि सभी व्यक्तियों को 18 साल के ऊपर जो भी है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, उससे वोट देने का अधिकार है। उसे अमीर गरीब या फिर ऊंच नीच के हिसाब से हम वोट का अधिकार किसी से छीन नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात। और दूसरा है हर व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है वोटिंग के माध्यम से। हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई भी 18 साल से ऊपर है उसको अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, अपना लीडर चुन सकता है।
पर उसके अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, उसके हिसाब से उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एवरी सिटीजन, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये भी हक है कि अगर वो चाहे तो वह इलेक्शन में खुद खड़ा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक क्लास का ही जो व्यक्ति है वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारी कंट्री में चाहे उसके सोशल बैकग्राउंड में तो वो वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तीसरा की एलिमेंट है सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का हमारे यहाँ पर सेपरेशन है, एक ही किसी यूनिट के पास पावर नहीं है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, नहीं, यहाँ पर हमारे जो इंडिया में पावर है, सेपरेशन है पावर का, अलग अलग गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर है। जैसे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो हमने पढ़ा था पहले, एमएलए वगैरह जो आते हैं लीडर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आते हैं। एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो आ गए वो जो लॉज बनाने का काम करते हैं। जुडिशरी जो कोर्ट्स वगैरह आ गई वो। तो सबसे पहले ये तीनों जो ऑर्गन हैं, इन तीनों के पास अलग अलग पावर होती है। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम तो होता है लॉज को बनाना, कि कैसे क्या लॉ बनेंगे और क्या क्या लॉ नहीं बनेंगे। लेजिस्लेचर का काम होता है उन लॉ को सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, कि सभी लोगों के पास ये जा रहा है या नहीं, इसका हनन हो रहा है या नहीं, ये सब देखने का काम जो होता है लेजिस्लेचर का होता है। अगर कुछ गलत होता है उसके अंदर तो हम जा सकते हैं जुडिशरी के पास। जुडिशरी हमारा जो न्याय का काम होता है वो कराता है कि लोगों को सभी जो अधिकार है वो सही रूप से मिले। और हर एक ऑर्गन के पास उनके अलग अलग पावर होते हैं और अलग अलग पावर का वो काम करते हैं। और ये गवर्नमेंट, ये अलग अलग जो लेवल है गवर्नमेंट के, ये भी इंश्योर करता है कि दूसरा जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। जिससे एग्जीक्यूटिव ये भी देख सकता है कि क्या जुडिशरी सही काम कर रही है, और जुडिशरी ये चेक करता है कि क्या एग्जीक्यूटिव ने सही लॉ बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या लेजिस्लेचर जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं। तो ये एक दूसरे एक ट्रांसपेरेंसी लाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सभी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो सही काम करें। अब अलग की नेक्स्ट की पॉइंट है फंडामेंटल राइट। हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? तो फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वो हम कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मतलब एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस भी माना जाता है। एक कि कोई ऐसे बेसिक अधिकार होते हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट, अभी हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, जो ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होने ज़रूरी होते हैं और गवर्नमेंट को इनके लिए काम करना पड़ता है कि वह जो अधिकार है वह सभी लोगों के पास बराबर रूप से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और ये फंडामेंटल राइट ये भी इंश्योर करते हैं कि जो सिटीजन है, लोग, घर, जनता है कंट्री की, उसके ऊपर कोई जो पावरफुल व्यक्ति आर्बिट्री उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, उसके ऊपर ज़्यादा उसमें भेदभाव करके उसके ऊपर बलपूर्वक कोई अपना काम ना करवाए। फिर आता है नेक्स्ट की एलिमेंट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता नाम से ही पता है कि इंडिया जो है किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है ऑफिशियली। मतलब कि किसी हमारे इंडिया में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, तो ऑफिशियली हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी धर्म को ऑफिशियली दर्जा नहीं देता है, किसी भी एक लैंग्वेज, किसी एक धर्म को वो ऊपर नहीं रखता है। यहाँ पर सभी जो है एक बराबर, इसलिए हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म को बराबर माना जाता है। और यही इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ रोल, कुछ आइडियाज सिटीजन के लिए लेके आते हैं, जिससे कि सभी सिटीजन जुड़े होते हैं। और वो जो होता है एक छोटे मजदूर से लेकर जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा प्रेसिडेंट है उनके लिए भी वो लागू होते हैं। कुछ ये डिफरेंट फीचर्स हैं, कुछ आउटलाइन दी हुई है इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं और इससे हमें जुड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।